सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 फिजिक्स का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि आपके सामने है। देखिए फिजिक्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए विद सॉल्यूशन आप लोग मांगते हैं। आज मैं सॉल्यूशन के साथ लेकर आ गया हूं। टाइम जरूर लगेगा लेकिन इतना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 99% ऐसे कोई नहीं कहा देता क्योंकि इंपॉर्टेंट है तभी कहा गया है, और इतना ज़्यादा। और आज क्या है, सिर्फ थ्योरी कंप्लीट करा रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको न्यूमेरिकल भी कराया जाएगा और ऐसे इसी प्रकार से आपको मिलता रहेगा कुछ न कुछ, है ना। इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलती रहेंगी, वो भी इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ से उठाया हूँ इसको मैं बता दे रहा हूँ। जो पिछले साल का पेपर आया था और अनसॉल्व पेपर से उठाया हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो थ्योरी का पार्ट, वो प्रीवियस ईयर जो पिछले साल का पेपर हुआ था एग्जाम का, उससे उठाया गया पेपर से ये प्रश्न है। बिना देखे मत जाना, ये गारंटी है, और लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि बहुत लोग देख के थोड़ा चले जाते हैं। चाहो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक बात याद रख लेना, आप एग्जाम टाइम जब आ जाएगा इतना पछताओगे ना, फिर पता चल जाएगा आपको उसी टाइम। सो इसीलिए आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कुलाम का नियम, स्पीड थोड़ा तेज कर सकते हैं आप। बोलोगे कुलाम का नियम तो आता है, इसके बाद कौन सा हेडिंग है पता है? कुछ नहीं पता ना, उसको भी देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कौन सा है वो तो और इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार से जितना आगे जाएगा इतना इंपॉर्टेंट बढ़ता रहेगा। आपके ऊपर है देखना या ना देखना। आपका रिवाइज होगा, अगर आपको आता है तो आपका रिवाइज हो जाएगा, नहीं आता तो आपको आ जाएगा ये 100%। देखिए दो बिंदु आवेशों के बीच, देखिए मान लेते हैं दो कोई आवेश है। अब दो आवेश होगा तो एक Q1 होगा एक Q2 होगा। दो आवेश होगा, यही होगा ना, एक Q1 होगा एक Q2 होगा। दो आवेशों के बीच देखिए लगने वाला बल, बल क्या होता है? लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, उनके गुणनफल। बल क्या होता है? यफ के क्या होता है? बल उनके गुणनफल। किसके किसके गुणनफल? आकर्षण तथा प्रतिकर्षण जो बीच का है। जैसे Q1 और Q2 दो कूलाम का आवेश है, इनके बीच जो लगने वाला बल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। ध्यान से सुनिएगा, दो आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है? मान लेते हैं r² है। क्या है? इनके बीच की दूरी, सपोज दैट r² मान लेते हैं, तो इनके बीच की दूरी r² है, तो क्या हो जाएगा? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती जब भी होता है बटे के रूप में लिख देते हैं, तो ये हो जाता है अनुक्रमानुपाती। तो क्या है? यह अनुक्रमानुपाती 1/r²। अब इसको व्युत्क्रमानुपाती क्यों बोला मैं? देखिए इसलिए एक लिख दिया तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। जैसे कोई भी चीज रहेगा उसका उल्टा काम कर दो तो वो उल्टा ही हो जाता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती उल्टा हो गया। क्लियर? जैसे बोल दे कोई जाओ उधर, तुम चले आए तो क्या कर दिए? उल्टा काम कर दिए। वही चीज है, दो आवेश है, दोनों आवेशों के गुणनफल के बल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी क्या है? आर। बीच की दूरी के वर्ग के, देखिए बीच की दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। आई होप समझ में जरूर आया होगा, लेकिन इसका निगमन भी देख लेते हैं। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं और इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। इसको समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। क्लियर? अब देखिए, अब दोनों समीकरण को हल करने पर लिखो, दोनों समीकरण को हल करने पर। अब दोनों समीकरण को जब हल करेंगे तो देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज है। देखिए राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है। देखिए दोनों जो ये यफ है, दुब्बल है, दोनों क्या है? सेम है। तो एक बार लिख लूं, अनुक्रमानुपाती क्या क्या बच रहा है? जब दोनों में कॉमन यफ है तो यफ लिख लिया। अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 है ना। क्या बच रहा है अभी? 1/r² इंटू 1/r²। कोई दिक्कत परेशानी? इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या है? यफ अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे के r²। Q1 Q2 बटे क्या हो सकता है? r²। अब ये अनुक्रमानुपाती, अब इसको हटा सकते हैं तो कांस्टेंट के रूप में हमारे पास क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। तो k Q1 Q2 बटे r²। इतना समझ में आया ना? अब ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह ये जिसे हम आंकिक प्रश्न जब सॉल्व करते हैं बहुत जगह पूछा गया है, k की जगह क्या रखेंगे? तो k की वैल्यू यही होता है, कहीं लिख सकते हैं 1/4πε0। k की जगह पर लिख सकता हूं। अब पूछ लिया गया कि भैया 1/4πε0 का मान कितना होता है, तो इसका मान होता है 9 × 10⁹ तो यानी कि अगर मैं चाहूं तो यह फिजिकल टू क्या लिख सकता हूं? 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे के r²। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट है आप कहा नहीं सकते, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला आ गया। अगर आप चाहो तो इसकी जगह पर ये लिख सकते हो 9। अगर इसका वैल्यू नहीं दिया है तो नहीं दिया रहता अक्सर, क्या 100% चांसेस, मतलब 100 में 99.99 चांसेस है नहीं दिया रहता। तो क्या रखेंगे? 9 × 10⁻9 रख देंगे। क्या बचा? Q1 बच गया, Q2 बच गया बटे r²।
ये भी है, तो ज्यादातर मुझे काम आएगा या फिर इक्वल टू 1/4πε0 इनटू Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। आई होप समझ में जरूर आएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट पेज में। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, वही क्वेश्चन उठाया हूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत कुछ है भैया, देख लेना, नहीं तो जाओ करके आना, नहीं कर पाओगे भैया, देख लेना इसको। देखिए, दो समान परिणाम तथा विद्युत ध्रुव आता है, कोई बात नहीं, स्किप करके थोड़ा आगे चले जाओ, अब मैं बता रहा हूँ, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत अल्प दूरी, यानी कि दो आवेश है, दो आवेश है, एक माइनस होगा, एक क्या होगा, एक प्लस आवेश होगा, दोनों के बीच दूरी होगी, मान लेते हैं पूरी दूरी क्या है, 2l है। क्यों क्यों मैंने 2l मान लिया, ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक मध्य बिंदु होगा, इस मध्य बिंदु की दूरी l होगा, यहाँ तक और यहाँ तक क्या होगा, l होगा, तो यानी टोटल कितना हो गया, 2l हो गया, इनके बीच की दूरी क्या हो गई, 2l हो गई। देखिए क्या कह रहा है, दो समान, ध्यान दीजिए, दो समान परिणाम तथा विपरीत, देखिए परिणाम जो है समान है, दोनों आवेश जो है भिन्न भिन्न है, इनकी बीच की दूरियां क्या है, समान है, इसी को हम वैद्युत ध्रुव कहते हैं। बहुत आसान शब्दों में बताना फिर से एक बार मैं चाहूंगा। देखिए, दो आवेश हैं, दोनों आवेश भिन्न है, अपने भाषा में बता रहा हूं, आप सुनिए। दो आवेश है, दोनों आवेश क्या है, भिन्न भिन्न है, इनकी बीच की दूरियां क्या है, 2l है, जो कि जो समान दूरियां पर रखी गई हैं। देखिए, जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक भी उतनी दूरी पर है, वही विद्युत ध्रुव होता है। अब इसको पढ़ के आप याद कर लीजिए, क्या दिक्कत है ना, आ गया ना। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण क्या होता है, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी डायग्राम ही बनेगा। बीच की दूरी क्या होगी, टोटल 2l होगा, बीच की दूरी क्या होगी, 2l होगा, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जो एक फॉर्मूला होगा ना वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इनकी जो बीच की दूरी है 2l है, दो आवेश हैं और भिन्न भिन्न है। देखिए क्या है, आवेश के परिणाम तथा उनके मध्य की दूरी, मध्य यानी बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब विद्युत ध्रुव आघूर्ण किसे प्रतीक करते हैं, P से, किसे प्रतीक करते हैं, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2l। देखिए, बीच की दूरी तथा आवेश के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कोई आवेश तथा उनके बीच की दूरी 2l है ना, उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब P क्या है आपका, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है, लिख लीजिए। P क्या है, विद्युत ध्रुव आघूर्ण है। Q आपका आवेश हो गया है ना, क्या हो गया, आवेश हो गया, और इसका मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, आवेश हो गया, और 2l है जो कि आपके सामने लिखा हुआ है, बीच की दूरी होता है 2l। क्लियर हो गया, क्लियर। अब हम देखते हैं तुरंत बाद अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कभी कभी आता है कि अनुगमन वेग किसे कहते हैं, 2 नंबर में पूछा जाता है, भैया याद कर लो, कितने नंबर में, 2 नंबर में, लेकिन कहीं कहीं लिखा रहता है, यहीं पे लिखा रहेगा अपवाह वेग। तो दोनों का परिभाषा क्या होता है, एकदम सेम होगा, चाहे अनुगमन वेग का हो चाहे अपवाह वेग की, सेम चीज है। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन, जैसे कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्या होता है, आपस में टकराते हैं, जैसे दो चीजें आपस में टकराते हैं तो कुछ नई चीज उत्पन्न हो जाती है। अभी और चीज बताऊंगा मैं, टेंशन मत लो, एक डिफिनेशन नहीं याद हो रहा, दूसरा डिफिनेशन बताऊंगा, दूसरा नहीं तीसरा बताऊंगा। बस आप लोग को कमेंट ये करना है कि भैया मुझे ये वाला समझ ही नहीं आया, एक बार अगर और बता देते तो मजा आ जाता, ऐसे कमेंट करना आपको प्लीज, अगर नहीं आया तो। देखिए क्या है, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन आपस में टकराते हैं, जैसे दो है इलेक्ट्रॉन, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देखिए ठीक है। देखिए अब मैं डायग्राम एक बना ही देता हूँ। जैसे अनुगमन वेग करने से पहले एक डायग्राम ये जरूर बनाना, मतलब पहले लिख लेना, अभी आपको समझ में आ गया। जब टकराते हैं तो एक नया चीज उत्पन्न होता है, सूक्ष्म वेग उत्पन्न हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, अनुगमन वेग। एकदम सरल वाला ये रहा, अगर थोड़ा और कठिन में चलना चाहोगे चलो उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ भाई ये आपका ये क्या चीज बना हुआ है, ये क्या बना दिया मैं इसे, ये चालक है, क्या है ये, चालक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, क्लियर, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। अब यहाँ पर देखिए चालक को हम जो है बैटरी द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। क्लियर, क्लियर, किससे जोड़ रहा हूँ, बैटरी द्वारा हम इसको क्या कर दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जोड़ दिया बैटरी द्वारा, ये बैटरी हो गई आपकी, ये आपका क्या हो गया, ये आपका चालक है, ये क्या है, चालक है। अब इसमें तो वेग लगेगा ही ना, अब वेग लगेगा, देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो। अब ये आपका क्या है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए अब यहाँ पर देखिए इसके जो चालक है, इसके चालक के सिरों की जो बैटरी से जोड़ते हैं, देखिए चालक के जो सिरे हैं ये दोनों, इसको किससे द्वारा जोड़ दिया गया है, बैटरी द्वारा जोड़ा गया। तो चालक के सिरों पर क्या होगा, वायु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा भैया। जब बाहर साइड क्या होगा, जब बैटरी से जोड़ेंगे, तो जैसे अभी लाइट आपके घर पे नहीं आ रहा है
तो बैटरी द्वारा अगर जोड़ देंगे तो लाइट आ जाएगा। तो वैसे है, जब बैटरी द्वारा मैंने इसको जोड़ दिया तो चालक के सिरों पर क्या होगा, वायु विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो इसके अंदर वेग लगता है, इसके अंदर क्या लगता है, अब जैसे इसमें लगा, दोनों जोड़ दिए करंट, अब भैया जब करंट छुआ दिया तो भाई लाइट तो आएगा ही ना। तो वही चीज, जब इसको टच करा दिया तो इसमें वेग उत्पन्न होगा। तो इसके अंदर जो वेग लगता है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुगमन वेग, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं, वीडी से प्रदर्शित करते हैं। और एक चीज, मैं निगमन वाला जो भी रहता है उसको अगले वीडियो में कवर करूंगा, आपका कमेंट रहना चाहिए। करते हैं, आई होप दैट्स ऑल क्लियर। क्लियर है ना। अब आगे देखिए नेक्स्ट रीडिंग, देखिए क्या है, ओम का नियम। ओम का नियम 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें थोड़ा कम है, थोड़ा क्या मजे, काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं बता दे रहा हूँ, अगर ना चाहो तो मत पढ़ो, लेकिन यार पढ़ने में अभी टाइम आपके पास क्या अपच कर देगा क्या, वर्ल्ड कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा क्या तो प्रॉब्लम नहीं होगा तो पढ़ो यार ना। ओम का नियम क्या है, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। बहुत आसान तुम्हारा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, जो कि लोग चलते रास्ते पूछते हैं ना, अगर आप 12th में हो या 10th में हो ना, ये चीज जरूर पूछो, भैया ओम का नियम किसे कहते हैं। यार वो इंपॉर्टेंट नहीं, फिर पढ़ना चाहिए हमें, क्या पढ़ना चाहिए। और पूछ रहा है क्योंकि कोई दूसरा बंदा पूछ रहा है, यानी कि उसको भी समझ में आना चाहिए कि भाई इसको आता है। क्लियर। देखिए ओम का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम, तो भाई साहब 95% चांस है ये पूछने का, बता दे रहा हूं। ओम का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी चालक की भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अब देखिए परिवर्तन नहीं किया जा रहा है तो उसमें चालक विभवांतर उसके प्रवाहित धारा के, इसके प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। देखिए जो विभव है वो किसके, धारा के समानुपाती होता है। ठीक है ना, क्या बोल रहा है, समानुपाती होता है। अब ये जब हटेगा तो कांस्टेंट के रूप में हम क्या ले दीजिए, आर ला दीजिए, बस यही तो है, बहुत आसान है। ठीक है, किरचॉफ का नियम अब डायरेक्ट देख लेते हैं, ठीक है ना। तो भैया किरचॉफ ऐसे वैसे कुछ थे नहीं। देखिए किरचॉफ का दो नियम है, किरचॉफ का कितना नियम है, दो नियम है। तो पहला नियम इस पेज में, दूसरा नियम दूसरे पेज में, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी विद्युत धाराएं का बीजगणितीय योग कितना होता है, शून्य होता है। जो जितनी भी धाराएं जाके मिलेंगी उसका बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है, यानी कि समेसन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा ये समझ आया, थोड़ा बहुत आ गया भाई, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं अभी समझाता हूँ। इसमें कहने का क्या तात्पर्य, इसमें जो कोई किसी भी संधि पर, कोई संधि हो, मिलने वाली सभी विद्युत धाराएं, जितने भी विद्युत धाराएं हैं सभी क्या होती है, बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे ये बीच में केंद्र होगा, कोई होगा केंद्र। क्लियर। अब इसमें क्या है, जो धाराएं, ध्यान दीजिए, जो धाराएं केंद्र की ओर जाती हैं, ध्यान सुनिए, जो संध की ओर जाती है, संधि है ना, बीच में संधि होता है, जो संध की ओर धाराएं जाती हैं उसको क्या बोले थे, योगफल संधि से क्या जाने वाली सभी धाराएं क्या होता है, शून्य होती हैं। या अब जो धाराएं जाएंगी संध की ओर वो धनात्मक होगी, बाकी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अच्छा थोड़ा और बता दो भैया, समझ कम आ रहा है, क्या समझ कम आ रहा है। यानी कि देखिए अब ये धाराएं मान लेते हैं ये केंद्र की तरफ जा रहे, सॉरी संधि की तरफ जा रहे हैं, तो ये संधि की तरफ गई। अब ये मान लेते हैं संधि से दूर चली गई, ये भी संधि से दूर चली गई। अब ये संधि से मान लेते हैं अंदर आ गई, और ये भी मान लेते हैं क्या हो गई, अंदर आ गई। तो इसका नाम दे देते हैं I1 हो गया, I2, I3, I4, I5। अब देखिए जो संधि की अंदर गई है, संधि की ओर गई है तो ये प्लस होगा। क्लियर। अब ये देखिए संधि से दूर, यानी इसका मुंह इधर साइड इधर जा रहा है ना, संधि से दूर जा रहा है तो यानी माइनस होगा। क्लियर। अब देखिए ये संधि से दूर जा रहा है, ये भी माइनस होगा। संधि की अंदर की तरफ आ रहा है तो यानी क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ये भी संधि की तरफ आ रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बराबर क्या होता है, अभी बताया था, 0 होता है। अब जो माइनस उसको उधर तरफ ठेल देते हैं तो क्या बचा, I1 प्लस I4 प्लस I5 इक्वल टू क्या हो गया, I2 प्लस I3। भैया माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब देखिए ये जो आवेश होते हैं आपकी किसके होते हैं, आवेश के संरक्षण पर, ये क्या होता है, ये आवेश के संरक्षण पर निर्भर करता है। जितना धारा आएगा उतना धारा जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा। भाई होता जैसी करनी वैसी भरनी, जितना पढ़ोगे उतना याद होगा, और जितना बतियाओगे उतना ज़्यादा काम गड़बड़ होगा। क्लियर। सो यही चीज़ है। अब इसमें अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि संधि लिखो, संधि के ओर आने वाली, देखिए जो संधि की ओर गई है, और आने
वाली धाराओं का योगफल, जो संधि की ओर गई हैं उनकी धाराओं का योगफल, देखिए का योगफल संधि से, ठीक है, संधि से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं के योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। भाई राइटिंग मत देखियो, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। इतना तो मैं 12th में था, नहीं लिख रहा था भाई जितना आप लिखना पड़ रहा है। देखिए क्या है, जो संधि की ओर आता है वो प्लस होता है, जो संधि से दूर जाता है वो माइनस होता है। वही चीज़ मैं लिखा हूँ, आप अपने लैंग्वेज में लिखना। देखिए एग्जामिनर को यही चाहिए, किताबी भाषा ना लिख के आपको अपनी भाषा लिखना चाहिए। किरचॉफ जी का दूसरा नियम, सेकेंड पेज पे चलो देखते हैं। किरचॉफ का दूसरा नियम ये क्या होता है, ये कह रहा है किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल, कोई बंद जाल बना देते हैं हम, कोई क्या बना देते हैं, बंद जाल बना देते हैं। यहां पर मैं क्या लगा देता हूं, प्रतिरोध लगा देता हूं, बैटरी भी लगी होगी, यहां क्या लगी होगी, बैटरी भी लगी होगी। इतना आया क्लियर समझ में? देखिएगा यहां पर क्या लगा होगा, बैटरी भी लगी होगी, ठीक है। अब इसको इसे करके मिला देते हैं, ठीक है। ये कोई बंद जाल है, मान लेते हैं इसका नामकरण कर देते हैं ABCDEF, ठीक है। ये बैटरी होगी आपका, ये धार जो है प्रतिरोध है, तो इसका नाम R1 रख देते हैं, इसका नाम R2 रख देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, R3 रख देते हैं, ठीक है ना। अब इसमें जो धाराएं हैं कुछ इस प्रकार से आ रही हैं, ये माइनस से प्लस की ओर जाएगा, धारा इधर आएगा, ये भी धारा ऐसे निकलेगा, ये धारा मतलब ऐसे जाएगा। फिर तो यानी क्या हो रहा है, जो धारा है I1, देखिए ये भी धारा आया, ये भी धारा आया, दोनों धाराएं आके क्या हो गई, इधर मिल गई, इधर धाराएं क्या हो गई, आके मिल गई। अब यही चीज इसमें बताया हूं, कहा है किसी विद्युत परिपथ के बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं का योग, देखिए उनके संगत परिपथों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस परिपथ में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के क्या होता है, बराबर होता है। यानी क्या कह रहा है, समेसन E इक्वल टू, इसमें 0 था, लेकिन इसमें जो है धाराएं जो है प्रतिरोध के क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। समेसन I इक्वल टू R, क्लियर। अब देखिए ABCD में देखते हैं, अगर नीचे करता हूं, देखिए ABCD में ऊपर वाला अपने आप आपको तैयार हो जाएगा, बस सिर्फ लास्ट तक देखते जाओ। देखिए ABCD ये चारों मैंने लिया, क्लियर। इसमें देखिए धाराएं होंगी, E की वैल्यू होगा, यानी कि क्या होगा, E1 माइनस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दो धाराएं हैं, देखिए धाराएं क्या होगी, धारा और प्रतिरोध दोनों क्या है, इसमें I1 R1 है, V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। देखिए यहाँ पर IR है ना, जो धाराएं रहेंगी वो अलग रहेंगी, और जो दोनों में जो धारा और प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग रहेगा, ठीक है। ABCD में मैंने इसको किया हूं, लेकिन अब देख लेते हैं ऐसे DCEF में, यानी आप कर सकते हैं दूसरे परिपथ में, दूसरा परिपथ यानी DCEF, यही हुआ ना, सेम प्रोसेस क्या हो जाएगा इसमें, E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2 जो धाराएं है ना, I2 R2 प्लस धारा निकाल लो, कॉमन हो जाएगा, देखिए इसमें I1 प्लस I2, इसमें R3 बाहर कर लो, बस यही था, इसमें कुछ नहीं था, बहुत आसान था। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, मैं इसके लिए अलग से एक वीडियो ही बना दूंगा, क्लियर। चलो नेक्स्ट पेज में अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि देखिएगा इसे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक जरूर देखना, वीट स्टेशन से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे याद होगा, कुछ नहीं, मैं गारंटी लेता हूँ, याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार पढ़ना पड़ेगा, क्या एक बार, लेकिन वीडियो को तो देखना पड़ेगा ना। देखिएगा ध्यान से, अब इसमें थोड़ा जगह स्पेस यानी कम छोड़ा हूँ, बाकी और छोड़ना चाहिए तो कोई बात नहीं, पर अगर स्पेस और होता ना मजा आ जाता। देखिए व्हीट स्टोन सूत्र क्या है, ये व्हीट स्टोन सेतु ये किसी का नाम है, क्या है ये, किसी का नाम है, ठीक है ना, किसी का नाम यानी किसका नाम, कोई इंग्लैंड का, देखते हो अभी क्या ईचा गईचा नाम पड़ा रहता है उन सबका इंग्लैंड के नामों में, है ना,
देखते ही नहीं हो मैच वैच में, देखो तो कितना कठिन जबरदस्त नाम रहता है। तो वैसे है इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे, तो वो क्या किए, आपस में मिलके एक सेतु तैयार किए, जो कि इसको व्हीट स्टेन सेतु नाम उसका डाले, यानी अपने ही नाम पे रख लिए। तो ये क्या होता है, ये इसका काम क्या होता है, जो प्रतिरोध जिसके बारे में नहीं पता होता है, जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, उसका मान हम बहुत ही अच्छी तरीके से, आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। व्हीट स्टेन सेतु वही बताता है और वही बताते भी हैं, यानी व्हीट स्टेन सेतु नियम भी है और उन्हीं का नाम भी है, चाहे जो कह लो। तो व्हीट स्टेन सेतु इंग्लैंड के थे, थोड़ा उनके बारे में थोड़ा बाहर की चीज़ें जानना जरूरी थी। ये 1833 में आई थिंक बना था, है ना। तो व्हीट स्टेन सेतु किस काम के लिए, ये जो अज्ञात प्रतिरोध होता है, जो प्रतिरोध के बारे में हमें नहीं पता होता है, जिसके प्रतिरोध, जो प्रतिरोध हम ज्ञात नहीं कर सकते, जिस प्रतिरोध के बारे में का वैल्यू नहीं ज्ञात कर पाते, उसके लिए इसका काम किया गया। तो देखिएगा अब कैसे है इसका डायग्राम, थोड़ा जबरदस्त है। ये क्या है, आपका प्रतिरोध है, ठीक है ना, ये भी आपका प्रतिरोध है, ठीक है भैया। यहां पर दोनों केंद्र है, ठीक है। अब देखिएगा, ठीक है, अब यहां पर आ गया, यहां पर आके मिल गया, ये प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर एक प्रतिरोध, यहाँ पर एक प्रतिरोध। जाइए इसका नोट्स मैं टेलीग्राम में दे दूंगा, टेलीग्राम कमेंट कीजिएगा, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा और वहीं से आप देख सकते हैं, वहीं भी आपको मिल जाएगा ना। अब देखिए ये क्या है, आपका ये प्रतिरोध है ना। अब यहाँ पर विकर्ण जोड़ लेते हैं, यहाँ पर होगा, देखिए नाम भी करण भी देखिएगा, मैं करा रहा हूँ, थोड़ा और स्पेस होता है यहाँ पर। देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, बैटरी द्वारा जोड़ देते हैं। और एक बात, ये दोनों बराबर ही रहना चाहिए, सेम पोजीशन पे, है ना। जैसे बनाया हूँ थोड़ा अच्छे से बनाइएगा, मजा आएगा। नामकरण कर दो इसका, ए बी, क्लियर, सी और कुछ बच रहा है डी। देखिए ए और सी दो विकर्ण को किससे द्वारा जोड़ दिया गया है, ये इसका नाम भी कर दो, विकर्ण ई द्वारा, बैटरी से ई द्वारा, ए सी विकर्ण को बैटरी ई द्वारा जोड़ दिया गया है। इतना समझ में है ना। अब बी डी को भी जोड़ना पड़ेगा, बी डी को हम जोड़ देते हैं जी से, ठीक है। किससे जोड़ देते हैं, ये इस प्रकार कुछ काम करता है, इस प्रकार से। इसका नाम देखिए एक रख दो, इसका नाम दो रख दो, कोई दिक्कत। ये आपका क्या है, ये आपका है धारा मापी है, ये आपका क्या है, धारा मापी है। धारा, देखिए बीडी विकर्ण को धारा मापी जी के द्वारा जोड़ दिया गया है। अब इसमें धारा भी बहेगा कुछ इस प्रकार से, ये ना, ये इधर गया, ये I1 हो गया, क्योंकि धारा इधर से निकलेगा प्लस की तरफ I1, ये आपका I2 हो गया, ठीक है। अब इसके लिए तो अलग से होगा, इसके लिए अलग से होगा, जैसे I1 ये हो गया आपका, I2 आपका ये हो गया, ठीक है। देखिए इसका नाम रख देते हैं पी क्यू, ठीक, PQ, PQRS नाम दे देते हैं। ज़्यादा कुछ इधर उधर तो नहीं हो गया ना भैया, ज़्यादा इधर उधर, समझ आ गया। देखिए देखिए AC विकर्ण को बैटरी द्वारा ई से जोड़ दिया गया है, इतना समझ में आई बात ना। अब देखिए और BD को जी जो धारा मापी होता है उसके द्वारा जोड़ दिया गया है, यही चीज़ लिखा हूँ। देखिए 4 प्रतिरोध हैं, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, चौथा प्रतिरोध, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कौन सा प्रतिरोध पहले कहेंगे। तो ये प्रतिरोध हो गया जो कि जिसका नाम है PQRS, क्लियर। विकर्ण के चारों भुजाओं के साथ जोड़ा गया, देखिए 1 2 3 4, ठीक है। AC विकर्ण के बीच सेल ई द्वारा, देखिए AC विकर्ण जो है इसको सेल द्वारा ई द्वारा जोड़ दिया। BD को एक धारा मापी G से जोड़ दिया गया है, और धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं होता है। यह सेतु बीच सेतु में स्थित में, सेतु के स्थिति में होता है, यानी बीच में होता है। क्या होता है, बीच में होता है। अब लिखिए, अब जो है ये P और Q किसके बराबर है, P और Q RS के बराबर है। लिख सकते हैं इस स्थिति में P/Q, और देखिए P के सामने क्या है, R है, और Q के सामने S है, हो गया। ये व्हीट स्टेन सेतु कहते हैं, व्हीट स्टेन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। व्हीट स्टेन, स्टोन होता है, स्टेन ही होता है, सेतु का सिद्धांत
कहते हैं इसके बाद ही लिखिएगा, इसको आपको ब्लैक ब्लू पेन से नहीं ब्लू ही पेन से करना है, ठीक है ना। तब देखिए किरचॉफ के नियमानुसार, किरचॉफ का क्या नियम कहता है, देखिए किरचॉफ के सिद्ध करना है ना, हमें नियमानुसार सिद्ध करके आपको बता रहा हूँ। देखिए किरचॉफ के नियमानुसार देखिए जो धारा रहेगा I1 है और I1P और I2R क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा यानी 0 होगा। I1P ऐसे मैं लिख सकता हूँ ना, I1P माइनस I2R इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। देखिए इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ I1P इज इक्वल टू I2R, समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख सकता हूँ ना, क्योंकि जो हमारा धारा होता है वो प्रतिरोध के क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। धारा और प्रतिरोध का क्या होता है, गुणा होता है, ठीक है। ये समझ आ गया समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार बंद परिपथ हम निकालते हैं, इसी प्रकार बंद परिपथ, इसी प्रकार बंद परिपथ देखिए क्या क्या है, देखिएगा बी, ठीक, बी सी डी और ई है, या तो बी सी, नहीं ऐसे मत याद करो, बी सी डी बी, ये से ज्ञात करो ना, बी सी डी बी, बी सी डी बी, जैसे ए बी डी ए से आप ज्ञात किए थे इसको किरचॉफ के नियमानुसार ए बी डी ए से। अब इसको इसी प्रकार बंद परिपथ क्या बी सी डी बी में, क्लियर, क्या हो जाएगा उसी प्रकार जैसे अभी आप जस्ट ऊपर किया I1 थीटा माइनस I2S इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब I1Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I2S हो जाएगा, ठीक है ना। अब समीकरण 1 2 मिला लेते हैं, समीकरण नाम दे देते हैं इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण नंबर 1 ये रहा, 2 ये रहा, क्या हो जाएगा I1P बटे I1Q इक्वल टू, देखिए ये इसके बटे हो जाएगा I2R बटे I2S, क्लियर। अब देखिए I1 I2 से कट गया, I2 से कट गया, तो क्या बचा PQ बटे R बटे S। यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो भैया चलो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, बड़ी जल्दी मुलाकात करते हैं आपसे, तो इसको शेयर भी कर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।